नमस्कार। सिटी हॉल में एक नए विषय, एक नए मुद्दे को लेकर हम फिर से हाजिर हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हर पार्टी अपने अपने स्तर पर प्रयासरत है। वहीं अगर देखा जाए तो जिले में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। वहीं इस मामले में कांग्रेस और भाजपा अभी भी ऊहापोह की स्थिति में है, दुविधा की स्थिति में है, क्योंकि किसी किसी सीट पर दो दो प्रत्याशियों की जबरदस्त दावेदारी या कहीं पर प्रत्याशियों की निष्क्रियता का सवाल सामने आ रहा है। आखिरकार आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी चयन का क्या मापदंड होगा, किस तरीके से लोगों को जनता के सामने पेश किया जाएगा और जनता की उन प्रत्याशियों से या फिर पार्टियों से क्या अपेक्षाएं होंगी, इन तमाम मुद्दों पर आज हम सिटी हॉल में चर्चा करेंगे। पैनल में हमारे साथ चिरपरिचित चेहरा भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजय रिछारिया भाजपा की ओर से अपनी बात रखेंगे। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता और पुराने राजनीतिज्ञ राजेश सिंह पायक, जो कि अब समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं बिजावर विधानसभा क्षेत्र से, आज हमारे पैनल में हैं, अपनी बात रखेंगे। और वहीं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर समीर गोस्वामी उपस्थित हैं। इन पूरी मुद्दों पर अपने विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा उठाते हैं संजय रिछारिया से बात करेंगे कि संजय जी, विधानसभा चुनाव के लगभग आप ये मान के चलिए कि आचार संहिता लागू होने में कुछ ही दिन शेष हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन क्या बात है कि भाजपा अभी तक कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसी मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए, टिकट वितरण में कौन सा दल अपने टिकट घोषित कर चुका है, किसको अभी करना है, इसमें कभी कंपटीशन नहीं होता है। भाजपा 15 सितंबर तक भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है वो सिर्फ इस बात पर विचार कर रहा है कि हमको चुनाव कैसे लड़ना है। 15 सितंबर के बाद चुनाव किसको लड़ाना है, इस पर मंथन शुरू होगा। और मुझे लगता है कि अक्टूबर लास्ट तक सारे टिकट के बारे में वो फाइनल डिसीजन ले लेंगे, तो टिकटों की घोषणा हो जाएगी। तो क्या ये नहीं लगता कि अगर जो पहले प्रत्याशी घोषित होने का कुछ ना कुछ फायदा तो पार्टी को मिलता ही है? नहीं, आप नहीं मानते? उसका नुकसान भी होता है जी। हर चीज के दो पहलू होते हैं, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा ये होता है कि प्रत्याशी को अपना संपर्क करने के लिए समय ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि फार्म भरने के बाद 18 दिन चुनाव आयोग देता है। एकदम से घोषित करने के बाद प्रत्याशी गांव तक नहीं पहुंच पाता है। ये पहले प्रत्याशी घोषित करने के फायदे भी है। नुकसान भी पार्टी में बड़े स्तर पर होते हैं। बड़ी पार्टियां अधिकांशतः कोशिश करती हैं कि अंतिम चरण में प्रत्याशियों के चयन का, क्योंकि कई जगह उनको अपने प्रत्याशी बदलना भी पड़ते हैं। कई जगह सशक्त 3-3, 4-4 दावेदार होते हैं, तो वो भीतरघात ना हो पाए, पार्टी के कार्यकर्ताओं में एकदम से बगावत की स्थिति न बन पाए, उनको रोका जा सके, संभाला जा सके। इसलिए सारे बड़े राजनीतिक दल ये कोशिश करते हैं कि अंतिम चरण में ही प्रत्याशी का चयन हो। चलिए, राजेश जी से पूछेंगे कि आप प्रत्याशी के तौर पर बिजावर विधानसभा क्षेत्र से आपकी घोषणा हो चुकी है नाम की, आपकी तैयारियां आगे आने वाले समय में लगातार शुरू हो गई होंगी, बहुत पहले से भी आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से, क्या देखकर और क्या सोचकर आपको एक प्रत्याशी के तौर पर वहां पर चुना है? मतलब आप किस तरीके से आपको मजबूत स्थिति में पाते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे जो समाजवादी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने प्रत्याशियों के चयन के लिए एक निश्चित मापदंड रखा है। सबसे पहले उन्होंने ये देखा है कि जनता से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हो, जनता के हितों की रक्षा कर सके, जनता के जो उनके हक हैं उनकी लड़ाई लड़ सके, ऐसे लोगों को उन्होंने प्रत्याशी बनाना निश्चय किया है। ठीक। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैंने खुद ने किसानी की है, जमीन से जुड़ा हुआ हूं, बहुत निचले स्तर पर काम किया है। हमारी पार्टी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इन सब चीजों को देखकर उनमें एक भरोसा उपजा कि यह आदमी जनता के बीच में रहकर समाजवादी पार्टियों की नीतियों को
और समाजवादी पार्टियों के कार्यक्रमों को बहुत अच्छे ढंग से चलाएगा जी। जनता की लड़ाई, उनके हकों की लड़ाई लड़ेगा। ये देखते हुए उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे बिजार विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया। जी समीर जी, आज का जो माहौल है, जिस तरीके से कांग्रेस अपनी दावेदारी प्रदेश स्तर पर, अब उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी है, इससे एक तरफ भाजपा भी थोड़ा सा सचेत हुई है कि अब एक नाम कम से कम स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा करते हुए घूम रहे हैं। आज की स्थिति में आप क्या देखते हैं कि इन जो दो प्रमुख पार्टियां हैं, हम जिले की चूंकि बात करते हैं, जिले की बातचीत चल रही है, जिले में अभी तक की इन दोनों पार्टियों की स्थिति और जो अन्य दल हैं जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी दखल करते हैं, तो इस कंडीशन में आप इन सभी पार्टियों की स्थिति कहां तक देखते हैं, किस तरह की पोजीशन है आज? देखिए क्या है शिवेंद्र की, जहां तक बात है मध्य प्रदेश में या छतरपुर में, पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो दो ही प्रमुख पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। ठीक है, बाकी पार्टियां, चूंकि छतरपुर जिला उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, इसलिए वो दूसरी जो बसपा है या सपा की बात करें, वो अपनी थोड़ी बहुत दखलंदाजी रखने की कोशिश करती हैं और उनके लिए एक जो एंट्री गेट है वो छतरपुर जिला है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम पिछले कई साल देखें तो ना ही सपा को और ना ही बसपा को कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिली है जो कि बिल्कुल मापदंडों पे उनकी खरी उतरती हो या एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकती हो, ऐसा कोई उन्हें वो नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर है कि वो उस दरवाजे से आने की, मध्य प्रदेश में आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और जो जहां तक बात करी कि उन्होंने प्रत्याशी पहले घोषित कर दिए और कांग्रेस और भाजपा देर कर रही है, उसका प्रमुख कारण ही ये है कि बसपा और सपा प्रत्याशी कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है छतरपुर जिले में। ठीक है ना, अगर हम सागर की ओर बढ़ेंगे तो और कम होते चले जाएंगे, फिर भोपाल इंदौर की तरफ तो फिर कोई बात ही नहीं होती है। तो इनके यहाँ कार्यकर्ता बनस्पत अगर हम कांग्रेस और भाजपा की बात करें तो बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, तो उनमें और संभावनाएं भी जीतने की नगण्य होती हैं, तो उनमें कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है कि टिकट की दावेदारी इतनी ज्यादा। हाँ, ये बात है ना। भाजपा और कांग्रेस में दावेदारी ज्यादा होती है, तो जैसा आपने कहा कि संजय जी ने कि उसमें भितरघात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो ये भितरघात की संभावनाओं को खत्म करने के लिए ऐन मौके पर टिकट का वितरण आवश्यक हो जाता है। हालांकि उसमें भितरघात की संभावना कम समय में ज्यादा नहीं रहती, आप क्या समझते हैं? नहीं, वो बहुत कम, क्योंकि आदमी को जो वो कहते हैं ना कि एक दूसरे से मिलने में और अपना मैसेज पहुंचाने में बहुत समय लग जाता है। आज एक अगर भाजपा का कार्यकर्ता है तो वो झंडा ये लिए हुए है कि आपसे ये बात करेगा कि भाजपा को वोट देना है। ठीक है, लेकिन 2 दिन के अंदर ये मैसेज हर आदमी तक पहुंचा देना कि अब भाजपा को वोट नहीं देना है, संभव नहीं हो पाता जी। ठीक है राजेश जी, जैसे कि अभी समीर का कहना है कि पार्टियों की स्थिति, ये बात तो क्लियर है कि पूरे मध्य प्रदेश के उसमें अगर परिदृश्य में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वही बात ये स्पष्ट है कि चूंकि सीमावर्ती जिला है, इसलिए समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां यहाँ पर से एक रास्ता खोज रही हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव तक या उस जगह तक पहुंचने के लिए। पार्टी का बहुत ज्यादा बहुमत या बहुत ज्यादा समर्थन बिजावर विधानसभा में, जहां से आप प्रत्याशी हैं, वहां पर इस तरह की स्थिति नहीं समझ में आ रही। फिर आप किस तरीके से अपनी दावेदारी, क्या गणित है आपका? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी जितनी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गौरी सिंह यादव जी ने विकल्प रैलियां निकाली हैं और जहां जहां हमारी सभाएं हुई हैं वहां भारी जन समूह इकट्ठा हुआ है जी। देखिए, जन समूह इकट्ठा होने से किसी भी पार्टी की जीत की आधारशिला नहीं बनती, ये आप भी जानते होंगे क्योंकि बहुत पहले से राजनीति से जुड़े हुए हैं। लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठी होती है और कैसे इकट्ठी की जाती है, ये सभी जानते हैं। आप किस तरीके से, प्रमुख आपका जो वोट बैंक मजबूत चीज है या क्या, किस तरीके से लेकर आप चल रहे हैं? हमारी मजबूती यहाँ है, भाजपा अपने कार्यक्रम चलाने में टोटली फेल हुई है। जमीनी लेवल पे इनके पास कहीं कुछ बचा नहीं है। ठीक। आज मुख्यमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, निराश हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि
हमारे जो नीचे के कार्यकर्ताओं ने, हमारे विधायकों ने पूरा का पूरा हमारा कार्यक्रम फेल करके रख दिया है। जनता को कहीं भी कोई लाभ नहीं मिला है। इनके कर्मचारियों ने जनता का खून चूसने का काम किया है। पटवारी लो, अस्पताल लो, बिजली ऑफिस लो, हर जगह कहीं ब्लॉक चले जाओ, आप कलेक्ट्रेट चले जाओ, आपका बिना पैसे दिए कहीं कोई काम नहीं होगा। अस्पतालों की हालत ऐसी है कि मध्य प्रदेश में लगभग 18,000 आबादी पर सिर्फ एक सरकारी डॉक्टर है। शिवराज सिंह जी कहते हैं हम विकास पुरुष हैं। 18,000 की आबादी पर सिर्फ एक सरकारी डॉक्टर, बहुत अच्छा विकास है, हम आप समझ सकते हैं। हमारी बिजावर विधानसभा की बात करें तो बिजावर में पिछले 20 सालों से एक लेडी डॉक्टर की मांग चल रही है, जिसे ये सरकार, ना कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई है। कितना अच्छा विकास है। बिजावर मुख्यालय से आप 12 किलोमीटर दूर चले जाइए, गांव पतरा है, जहां मुख्यमंत्री जी ने अभी वहां पुलिया और सड़क की घोषणा की है। वहां के लोग कीचड़ में और दलदल में फंसते हुए कैसे अपने गांव तक आ जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार और इसके पहले रहने वाली कांग्रेस सरकार को आज तक खबर उस गांव की नहीं लगी। मैं तो ये इनके तंत्र के ऊपर और इनका जो सूचना तंत्र है या इनके कार्यकर्ता हैं, इन्हें वास्तविकताओं से कितनी दूर रख रखा है कि एक उस गांव के लिए बहुत भारी समस्या है। काम बहुत छोटा है, उस काम को नहीं कर पाए, न करवा पाए। जब एकदम चुनाव भी आ गया सर पे, तो इन्हें लगा कि अब इसके लिए घोषणा करना जरूरी है, तो वो इस जन आशीर्वाद रैली में घोषणा करके गए हैं। तो इसलिए घबराहट है भाजपा में। संजय जी, ये जैसे बातें सामने आ रही हैं, एक बात तो ये स्थिति स्पष्ट है, बिजावर विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ की स्थितियां अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी ओर भाजपा का प्रदर्शन यहाँ पर सभी जानते हैं कि किस तरीके का प्रदर्शन रहा है। वहां पर विधायक आशा रानी का जो अधिकांश समय है वो भोपाल दौरे में बीता है। अब आज की कंडीशन में आप चूंकि पूरा जिला संभाल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को कैसा समझते हैं आप? देखिए, केवल इस क्षेत्र की अगर बात। जी अभी पाइक जी ने जो बात कही है, ये बात इनका कहना जायज है, क्योंकि आप वहां से प्रत्याशी हैं। ठीक है, उस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इस बात पे डिबेट अपन नहीं कर सकते। क्योंकि पाइक जी के पास जो क्वेश्चन आया था, मैं पहले थोड़ा सा उसका जवाब देना। बिल्कुल। निश्चित रूप से सापा बासापा मध्य प्रदेश से जो यूपी की सीमा लगी है, हाँ, वहां से प्रवेश की कोशिश कर रही है। कोई भी राजनीतिक दल इस स्थिति में नहीं होता कि वो अपना खाता नहीं खोल सकता। हर राजनीतिक दल का अपना एक वोट बैंक होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है, जिस पार्टी का वोट बैंक बड़ा होता है उसको प्रत्याशी की छवि अच्छी चाहिए और कम प्रत्याशी का अपना जो कम वोटर होता है उसमें भी वो चुनाव जीत जाता है। जी, किसी भी चुनाव जीतने में दोनों चीजें चाहिए, पार्टी का वोट बैंक प्लस प्रत्याशी का अपना वोट बैंक, उसकी अपनी छवि, उसका अपना व्यक्तित्व। ठीक है, तो जब बड़ी पार्टी होती है तो उसके कम प्रत्याशी के वोटर में भी काम चलता है। जब छोटी पार्टी आती है जिसका वोट बैंक छोटा होता है तो उसको बड़े वोटर की जरूरत होती है, ऐसे प्रत्याशी की जरूरत होती है जिसके पास बड़ा वोटर। आप पिछले कई सालों से देखिए, जैसे चंदला से सापा से 2-3 बार जीती, विजय बहादुर जी जीते, वहां सापा का वोट बैंक बहुत छोटा था, लेकिन प्रत्याशी का वोट बैंक बड़ा। ठीक है, नाती राजा यहाँ से चुनाव जीते सापा से, जो आज कांग्रेस से राजनगर से विधायक है, उनका अपना वोट बैंक बड़ा था, सापा का छोटा था। यानी कि आप ये मानते हैं कि राजेश सिंह पायक का वोट बैंक काफी अच्छा नहीं होगा, इसलिए देखिए ये मुलायम सिंह जी ने सोचा होगा, गौरी सिंह जी ने सोचा होगा। ठीक है, तब तो उनने आपको प्रत्याशी बनाया। मैं सिर्फ उस बात का जवाब दे रहा था। ठीक है ना। अब अपन बिजावर की बात करें। बिजावर में जो परिस्थितियां रही हैं, निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि उन परिस्थितियों में अपने कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के बीच में नहीं पहुंच पाए। कई परिस्थितियां उनकी अपने पारिवारिक थी, व्यक्तिगत थी, तो निश्चित रूप से वहाँ प्रशासनिक अमला जो रहा है वो निरंकुश रहा, उस पर अंकुश लगाने की स्थिति नहीं रही है। लेकिन उनके ना पहुंचने से जो हमको डैमेज दिखता है वो एक्चुअल में जो प्रत्याशी था, प्रत्याशी का डैमेज दिखता है। अच्छा। क्योंकि प्रत्याशी वहां तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है।
जो एक बड़ा वोट बैंक है वो पार्टी की सरकार की नीतियों के कारण हमारे पास है। सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, जो नीतियां अपनी लागू की हैं, जो योजनाएं लेके आए हैं, उनका वोट बैंक बड़ा है। हमारा जो भी अगला प्रत्याशी होगा उसका अपना एक वोट बैंक होगा, जो प्लस हमको अभी नहीं देख रहा। ये नहीं समझते कि जनता ये सोचेगी कि ठीक है, जैसे आपने कहा कि पार्टी का वोट बैंक है, लेकिन जनता तो ये देख रही है कि आज के दिन आपने एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया, कल के दिन आप दूसरा प्रत्याशी खड़ा कर देते हो, फिर उसको ट्रांसफर कर देते हो, शिफ्ट कर देते हो। हम इसको आजमा लिया, हमने अगले प्रत्याशी को भी आजमा लिया, आखिर कितने लोगों को अपना है? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में ये लोकतंत्र का मतलब ये है, हर 5 साल में चुनाव आते भी इसी वजह से कि आजमाते रहे। नहीं, आजमाते नहीं रहे। मेरी बात सुनिए, जनता ने हम पे भरोसा किया, ठीक है, हम उस भरोसे पे यदि खरे उतर गए तो पार्टी हमको रिपीट करेगी जी, ठीक है ना। ये एक अवसर होता है पार्टी को विचार करने के लिए, लोगों को पुनः विचार करने के लिए कि आपने जिस पे भरोसा किया क्या वो आपके भरोसे पे खरा उतरा या नहीं उतरा। ठीक है। यदि हम उस भरोसे पे खरे उतर गए तो पार्टी हमको रिपीट करेगी, लोग हमको रिपीट करेंगे। यदि हम उस भरोसे पे खरे नहीं उतर पाए तो पार्टी हम पे भरोसा क्यों करेगी? पार्टी हमको बदल देगी। नहीं, लेकिन पार्टी यदि नहीं बदलेगी तो जानना बदल चाहता हूं देगी। कि जनता पार्टी पर कितना भरोसा करे अब, नहीं, जबकि ये इस परिस्थिति में। देखिए, पार्टी पे भरोसा तो जनता करती है जो केंद्र प्रदेश का नेतृत्व होता है, उसके क्रियाकलापों को देख के, उसकी योजनाओं को देख के, उसके विकास के कामों को देख के। पार्टी की अपनी नीतियां होती हैं, पार्टी के अपने सिद्धांत होते हैं, पार्टी का वोट बैंक बनता है उस आधार पर। जो एक फ्लेक्सिबल वोट बैंक होता है वो हर पार्टी की जीत हार को तय करता है। वो फ्लेक्सिबल वोट बैंक जो होता है वो प्रत्याशी के अपने खुद किए हुए कार्यों की समीक्षा करता है कि आप लोगों के भरोसे पर कितना उतरे। यदि आप वहां फेल हो गए तो आपको पार्टी बदल देगी। भले ही ऐसा कहें, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा नहीं समझ में आता। समीर तक जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा है वाकई कि अगर प्रत्याशी गड़बड़ कर रहा है या प्रत्याशी जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है तो जो मध्य प्रदेश जो शासन योजनाएं चला रहा है और उसके बेस पर पार्टी का वोट बैंक जो तो बना रहेगा। आप पहले आदमी को लाएं, फिर दूसरे आदमी को लाएं, फिर तीसरे को लाएं और जनता बिल्कुल आपको वोट करती रहेगी। नहीं, देखो शिवेंद्र, एक्चुअली चुनाव में क्या होता है, चुनाव में वोट बैंक की जो बात करते हैं, हालांकि वोट बैंक नहीं होना चाहिए, फिर भी बात करते कि पार्टी का वोट बैंक होता है, बिल्कुल सही बात है। जो पार्टी पर निर्भर करता है। इसके बाद जो कैंडिडेट होता है उसका अपना खुद का चेहरा और उसका बैंक होता है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी उसको 50% वोट मिलते हैं तो 30 से 35% पार्टी के वोट होते हैं और 15 से 20% जो है कैंडिडेट के वोट होते हैं। तो जो डैमेज होता है वो डैमेज उस कैंडिडेट के जो व्यक्तिगत वोट है उससे होता है, ठीक है। बात रही कि अगर कैंडिडेट ने काम नहीं किया और तो भी जो है उसी पार्टी को, तो ये संजय जी की बात बिल्कुल सही है कि कैंडिडेट ने काम नहीं किया। फिर बात आती है कि पार्टी ने काम किया कि नहीं किया, तो उसके लिए फिर राज्य स्तरीय एक जो वोटर है वो पूरे राज्य में देखता है। हम बिजावर की बात करें, बिजावर में विकास नहीं हुआ, लेकिन अगर छतरपुर में विकास हुआ तो फिर वो वोटर देखेगा कि नहीं, हमारे कैंडिडेट में खराबी थी, पार्टी में खराबी नहीं थी। तो जो पार्टी का वोट बैंक है वो नहीं टूटेगा, लेकिन कैंडिडेट का वोट है बैंक है वो टूट जाएगा। अब उसी कैंडिडेट को अगर दोबारा टिकट दे दी जाती है तो निश्चित रूप से उसके हारने की गुंजाइश बन जाएगी, लेकिन उसकी जगह एक नया कैंडिडेट जो कि ऐसा स्थापित किया गया है कि वो जनता के भले के बारे में सोचता है और उसके लिए कार्य भी करता है, तो उसको पुनः जीत का आश्वासन मिल सकता है। जनता उसको आश्वासित कर सकती है क्या ठीक है हम जिता सकते हैं आपको। तो वो वोट बैंक की पॉलिसी तो यही है। कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है और पार्टी का अपना, बीजेपी का अपना है और कैंडिडेट का अपना। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर कोई उस प्रत्याशी को हटाकर कोई दूसरा प्रत्याशी खड़ा कर दिया जाए तो जनता फिर से, अगर उसने सही काम नहीं किया है प्रत्याशी ने सही काम नहीं किया है निश्चित तौर पर तो थोड़ा बहुत डैमेज होता है पार्टी को, निश्चित रूप से होता है। अपने संभाग में कई उदाहरण ऐसे हैं कि जिनने जनता का भरोसा पाया है वो परमानेंट जीत रहे हैं, जैसे गोपाल भार्गव जी। बिल्कुल ठीक है, जयंत मलैया जी। ये तो स्पष्ट है, ये तो स्पष्ट है। कई बार चीजें अच्छा करेगा वो तो आगे जाएगा, लेकिन जहां पर गड़बड़ है उस कंडीशन में, और फिर सिर्फ गड़बड़ नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है कि सिर्फ गड़बड़ नहीं है बल्कि जनता पिछले कई सालों से देख रही है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को लाया गया, फिर उसको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, फिर दूसरा व्यक्ति लाया गया, क्योंकि वो इनकॉम्पिटेबल रहे ना, उन्होंने कार्य नहीं किया तो वो
पार्टी की मजबूरी हो गई कि उन्हें वहां से अलग किया जाए, दूसरे तो को अगर लाए। पिछले 2 पंचवर्षीय से ऐसा हो रहा है तो क्या तीसरी बार भी जनता कहीं पर भी, केवल बिजावर की बात नहीं, कहीं पर भी क्या ये एडजस्ट कर सकती है? देखिए, इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव जो सतही तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और अगर जैसे अगर अब हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है वो शिवराज सिंह के चेहरे और केंद्र सरकार की नाकामी, इस पर लड़ रही है। कैंडिडेट का कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, वो प्रोजेक्ट ही इस चीज को कर रही है। मना मानस भी जनता का और वोटर का इस बात पर तैयार कर रही है कि वोट आपको किस बारे में, किस बात से देना है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि कैंडिडेट कैसा है। एक जमाने में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो सांसदों का क्या रोल था, क्या नहीं था, उनकी इमेज क्या थी, वोट अटल बिहारी को गया था। हालांकि ये बीजेपी की एक परिपाटी है कि वो व्यक्ति विशेष को प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं, विधायक मुख्यमंत्री को चुनता है, लेकिन यहाँ पार्टी जो है हमारे ऊपर थोपती है। राजेश जी, ये बताएं कि जब ये जो स्थितियां सामने निकल कर आ रही हैं, उस कंडीशन में तो फिर आप कैसे ये दावा करते हैं, पेश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, ये निश्चित तौर पर है कि जो पार्टियां पहले से अपना पैर जमाए हैं उनका एक ठोस वोट बैंक होता है, तो फिर आप अपना वोट बैंक कैसे वहां पर मानते हैं तैयार करेंगे? मैं देखिए, क्योंकि पहले से पार्टी की गतिविधियां तो इस पूरे जिले में बहुत मजबूत नहीं है। इक्का दुक्का उदाहरणों को भले ही छोड़ दें, वो व्यक्ति की बात रही कि व्यक्ति ने अपने तरीके से पार्टी का उद्धार कर लिया, लेकिन आप कैसे उस चीज को रखते हैं कि नहीं आपका दावा बहुत मजबूत है? देखिए, 2 बातें हैं उसके पीछे। एक तो ये कि जो हम विरोधी पार्टी की कैंपेन रही, जैसे हमारे मित्र ने कहा कि गोपाल भार्गव लगातार जीत रहे हैं वहां से, ठीक है, तो वहां की जो उनके खिलाफ कैंपेन हो रहा था उसको जनता तक सही ढंग से नहीं पहुंचाया जा सका। मैं सागर को छोड़ के छतरपुर पे आता हूं। अपने यहाँ पे कहते हैं विकास किया और शिवराज सिंह का एक चेहरा है, उस चेहरे को देख के लोग वोट देंगे। आप ये बताइए, पिछले 1-1.5 साल पहले जो खेती का सीजन था उसमें हमारे यहाँ पे डीएपी की इतनी किल्लत थी, एक किसान डीएपी के लिए ऐसे तड़प रहा था जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है। किसान को अपना भविष्य खतरे में समझ आ रहा था कि अगर खाद नहीं मिलेगा तो हे भगवान क्या होगा। और आप एक उदाहरण मुझे बता दीजिए कि एक सिंगल खेत बिना खाद के पड़ा रहा हो, क्योंकि खाद की कमी थी तो फिर खेत बचे क्यों रहे, पूरे खेत क्यों बुवाई हो गई और सभी को खाद क्यों पूरा हो गया? उसके पीछे एक मेन ये था कि कालाबाजारी की नीयत थी सरकार की। ठीक है। सरकार ने पूरा का पूरा खाद कालाबाजारियों के गोदामों में भरवा दिया, अफवाह फैला दी खाद की कमी है, किसान हड़बड़ाया, दहशत में आ गया, किसान के अंदर एक सुनियोजित ढंग से दहशत पैदा कर दी। तो किसानों ने, मैं किसान हूं, एक बोरी की कीमत 2000 से 2500 रुपए में डीएपी खरीदी, खाद बोया, यूरिया की ऐसे दूनी 1.5 गुनी और 2 गुनी कीमत पेमेंट की। आप अब ये क्योंकि चुनावी वर्ष है, अब की बार भरपूर खाद मिला, डीएपी यूरिया पड़ा रहा, जिसको जितना चाहिए उससे अधिक ले जाओ। अब इन मुद्दों को अपन जनता के बीच ले जाएंगे, ये उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो ये समझ आएगी। मुख्य चीजें क्या रहेंगी? मुख्य आप जब जनता के सामने जा रहे हैं तो आपका सबसे पहली चीज, जो प्रमुख चीजें हैं जिनको आप सामने ले जाएंगे, देखिए भाजपा कांग्रेस का विरोध अलग बात है कि वो ठीक है, लेकिन आपके अपने लक्ष्य क्या होंगे, आपके अपने मुद्दे क्या होंगे जिससे कि आप जनता को, वोटर को आकर्षित कर सकें? किन बातों पर? मेरे मुद्दे होंगे जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मैं अगर मेरी खुद की सोच है कि सबसे पहले हमें अपने समाज को शिक्षित करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर समाज शिक्षित नहीं होगा तो पंगु हो जाता है। जी। अच्छा, भाजपा की बात करो या अभी तक सरकारें जो रही हैं, इन्होंने शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक। एक योजना चलाई है हमारे यहाँ पे मध्याह्न भोजन। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन आप इतने कम समय में क्या शिक्षित कर लेंगे? ये तो लंबी बात है। नहीं, आप भी घोषणाएं करेंगे, वादे करेंगे। घोषणाएं और वादे नहीं करेंगे। हाँ। हम उसके ऊपर काम करेंगे जी। हम एक पढ़ाई का निश्चित समय निश्चित करवाएंगे कि आपको पढ़ाना पड़ेगा, शायद मध्याह्न भोजन नहीं बटेगा और बच्चे खाएं और मास्टर खाएं, अपने अपने घर चले जाएं।
हम अस्पतालों में डॉक्टरों की व्यवस्था, जो दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है कि ये पर्चा लिख देता है डॉक्टर के, जाइए मेडिकल से ये दवाइयां लाइए, और मैं दवाइयां पीछे से भेजता हूं क्योंकि गवर्नमेंट की दवाइयां रखी हुई हैं, पर्याप्त स्टोर है, लेकिन वो मेडिकल के थ्रू मिलती हैं पेशेंट को। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि लोगों को दवाइयां मिले, पीने का अच्छा पानी मिले। सरकारी तंत्र जो जनता का खून चूस रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, इसके ऊपर लगाम लगे और जो गरीबों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और आदिवासियों को, जो उनके हकों को बड़े लोग डकार रहे हैं, ये जिसका जो हक है उसके पास पहुंचे। और अगर कहीं, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी के बिना मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी, तो अगर हम कहीं सरकार में शामिल हुए तो ये सारी की सारी जितनी बुराइयां हैं, वो जितने इन्होंने भ्रष्टाचार करने के तरीके अपना रखे हैं, हम ये सारे के सारे सरकार में शामिल होकर सारी चीजें खत्म करने का। एक चीज मैं आपके पायक जी की बात पर कहना चाहूंगा कि ये जो बात कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम इतना जबरदस्त परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप पड़ोसी राज्य से हैं, आपको अगर दिखाना है तो जहां पर आपकी सत्ता है पहले आप वहां पर दिखाइए, क्योंकि वहां रोज अखबारों में अखिलेश सिंह यादव को बड़े ही आशा से पूरी सत्ता सौंपी गई थी और उसका परिणाम आज सभी के सामने। तो आपके पास, चूंकि जिसके पास सत्ता दिखाने के लिए नहीं होगी ना, उस पर तो विश्वास किया जा सकता है कि नहीं चलो ठीक है, ये नया आदमी मार्केट में आया हुआ है और ये कैसा सामान देता है एक बार ट्राई किया जाए। लेकिन जिसका ऑलरेडी मार्केट में दुकान खुली हुई है और 4 लोग उसकी अच्छाई या बुराई कर रहे हैं, तो वो उस पैमाने पर जो चलती हुई दुकान है उसको पैमाना माना जाएगा, आपके वचनों को नहीं। अब मैं एक बात आपकी इसके तारतम्य में कहना चाह रहा हूँ। जैसे आप अभी सर्वे देख रहे थे अपन टीवी पे, तो उसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 45 सीट के लगभग जीत रही है, जीतेगी वहां 60 के ऊपर, लेकिन 45 सीट तो सर्वे बता रहे हैं लोकसभा की। और अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटने का काम किया, बच्चियों की शादी करवाने का काम। तो अभी ट्रेन रोकी गई थी। अभी आप ऑन रिकॉर्ड देखिए, ऑन रिकॉर्ड नहीं, हम तो जो कागजों में नहीं देखे। आप देखिए, कागजों की अगर बात करें तो दवाइयों की फिर आप नहीं कह सकते कि पीछे के गेट से शिवराज सिंह या कोई गवर्नमेंट कर रही है। वो थोड़ा सा मुद्दा है कि वो नहीं, ये उनकी बातें हैं कि वो किस तरीके से उनका ये चीजें हैं कि कैसे जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं, जनता कितना विश्वास करती है, ये एक अलग बात है, तो अलग मुद्दा है। संजय जी, मैं आपकी तरफ मुड़ना चाहूंगा। जैसे कि अभी चर्चा ये चल रही थी कि पार्टी का वोट बैंक होता है, प्रत्याशी की गड़बड़ियों की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, यानी कि कुछ ना कुछ ये संभावना, ये चीजें समझ में आ रही है कि बिजावर विधानसभा में प्रत्याशी कुछ गड़बड़ है। तो क्या प्रत्याशी बदलने की संभावना, कोई प्रत्याशी को बदल के उतारा जाएगा, या अगर बदला जा रहा है तो फिर कौन बेहतर हो सकता है आपकी तरफ से? देखिए, ये आपका आकलन है जी कि बिजावर विधानसभा का प्रत्याशी हमारा गड़बड़ है जी, ठीक है। नहीं, ये तो देखिए स्पष्ट तौर पर बहुत देखिए जितनी बात थी वो मैं पहले स्वीकार कर चुका। ठीक है, प्रत्याशी जी क्षेत्र में कम जा पाई हैं, उनके अपने पारिवारिक कारण जी, पार्टी ने उनसे भरोसा उठा दिया या उन पर भरोसा है, ये बात न तो मैं कह सकता हूँ ना आप कह सकते हैं। ठीक, पार्टी की अपनी कई आंखें होती हैं सब कुछ देखने के लिए, और पार्टी अभी किसको बदलेगी किसको नहीं बदलेगी ये भी हम लोगों की जानकारी से बहुत दूर की बात है। फिर भी वहां जो प्रमुख दावेदार दिखते हैं उसमें निश्चित रूप से प्रोटोकॉल को देखें तो सिटिंग एमएलए फर्स्ट पे खड़े होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, यदि सिटिंग एमएलए को पार्टी बदलना चाहेगी तो वहां हमारे खजुराहो क्षेत्र के सांसद जितेंद्र सिंह जी का नाम भी पर्याप्त चल रहा है। जो प्रेजेंट में हमारी विधायक है उनके पिता हमारे वरिष्ठ नेता जुझार सिंह जी का भी नाम वहाँ पर्याप्त उसमें है। हमारे हतना सतना के दंगल सिंह जी हैं, उनका भी नाम पर्याप्त उसमें चल रहा है। हमारे पास दावेदारों की कमी नहीं है। वहाँ जब अभी रायशुमारी हुई थी तो बिजावर विधानसभा से 16 लोगों ने टिकट मांगी, अपना दावा पेश किया। पार्टी उनमें से देखेगी, यदि बदलना होगा तो उन 16 में से कौन प्रत्याशी कितना मजबूत है और किसको लोग पसंद करते हैं, किसको कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं, किसका कार्यकाल कैसा रह सकता है, ये सब समीक्षा करके प्रत्याशी का चयन होगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के पहले एक सवाल जरूर समीर के पास छोड़कर जाएंगे कि जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, आप आकलन कर रहे होंगे स्थिति का कि जिस तरीके से पूरा काम चल रहा है, और बिजावर में जिस तरीके से कांग्रेस बड़ी दुविधा की स्थिति, वहां पर बबलू शुक्ला और ये नितिन चतुर्वेदी की जो स्थिति की, मतलब अभी जनता को ये क्लियर नहीं है कि आखिरकार कौन सामने आएगा, क्या स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति में राजेश सिंह पायक जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो इन दोनों दलों का क्या फायदा उनको नहीं मिल पाएगा? हम लौटेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है। सागर संभाग के 5 जिलों में से एक छतरपुर अन्य जिलों के मुकाबले तेजी से तरक्की करने वाला जिला है। जिले की आबादी लगभग 16 लाख हो चुकी है। 1000 से ज्यादा गांव और 50 से ज्यादा कस्बों शहरों में बटा यह जिला बुंदेलखंड के उन गिने चुने जिलों में से एक है जहां की स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर तरक्की हो रही है। बढ़ती जनसंख्या और आसपास के जिलों की निर्भरता को देखते हुए यहाँ स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं। बावजूद इसके 1 वर्ष पहले तक यह जिला एक महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक छतरपुर के प्रमुख जिला अस्पताल एवं अन्य शासकीय अशासकीय अस्पतालों में प्रतिदिन लगभग 5000 मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। इनमें से अनेक मरीज हादसे एवं अन्य ऐसी समस्याओं के शिकार होते हैं जिनमें मरीज की सीटी स्कैन आवश्यक होती है। छतरपुर में सीटी स्कैन मशीन के न होने से सैकड़ों मरीजों को प्रतिदिन झांसी अथवा ग्वालियर भागना पड़ता था। इस भाग दौड़ में जहां मरीज की जान खतरे में होती है, वहीं मरीज के परिवारजनों को अनावश्यक खर्च उठाना पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक यदि किसी मरीज को सीटी स्कैन के लिए छतरपुर से झांसी ले जाना पड़ता है तो इसमें मरीज के 4 से 5 परिजन व्यस्त हो जाते हैं। लगभग 2000 रुपए का वाहन खर्च होता है। साथ ही लगभग 3 से 5000 रुपए का शुल्क सीटी स्कैन के लिए चुकाना पड़ता है। मरीजों को इसी समस्या से मुक्त कराने के लिए छतरपुर के अपने सीनियर व साथी डॉक्टरों के मार्गदर्शन पर डॉक्टर यशपाल सिंह बुंदेला एवं डॉक्टर सुदर्शन रावत ने पेप्टेक ग्रुप के सहयोग से वर्ष 2013 में बुंदेलखंड डायग्नोस्टिक सेंटर की नींव डाली। छतरपुर शहर के हृदय स्थल छत्रसाल चौक पर जिला चिकित्सालय एवं अन्य बड़े निजी नर्सिंग होम से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित इस सेंटर में मौजूद आधुनिक होल बॉडी सीटी स्कैन मशीन जिले के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। एक्सीडेंट सहित आकस्मिक मामलों में मरीजों की सीटी स्कैन सिर्फ मिनटों में संभव हो जाती है। यहाँ आने वाले मरीजों को न्यूनतम शुल्क पर आधुनिक सुविधा का लाभ मिल जाता है। यह मशीन मरीज की स्कैनिंग का संपूर्ण डाटा कंसोल में एकत्रित करती है, जहां से OFC इंटरनेट कनेक्शन के जरिए यह डाटा रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुदर्शन रावत तक भेजा जाता है। मरीज की स्कैनिंग एवं परिस्थितियों के मुताबिक डॉक्टर सुदर्शन रावत इस रिपोर्ट को 30 मिनट से 2 घंटे के बीच तैयार कर देते हैं। इस तरह यह रिपोर्ट कुछ ही मिनटों में मरीज के परिजनों को मिल जाती है। पूरी तरह से हाईटेक एवं ऑनलाइन सुविधा होने के कारण कई इमरजेंसी मामलों में मरीज के डॉक्टर एवं परिजनों से कंसल्ट भी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया ने छतरपुर की स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में क्रांति ला दी है। अब मरीजों को अपनी जान पर खेलकर न तो झांसी ग्वालियर भागना पड़ता है और न ही उन्हें अनावश्यक खर्च झेलना पड़ता है। साथ ही उन्हें देश के विख्यात डॉक्टरों की सेवाएं भी छतरपुर में ही उपलब्ध होने लगी हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से लौटते हैं सिटी हॉल में और जो प्रश्न समीर के पास छोड़ के गए थे उसका जवाब मांगेंगे सभी।
शिवेंद्र, वैसे तो हम बात कर रहे थे पूरे छतरपुर जिले की, लेकिन चलो लेकिन बिजावर अकेले की थोड़ा आगे चर्चा अभी तो पायक जी भी बैठे हुए हैं, उसी जगह से इन्हें घोषित उम्मीदवार किया गया है। और सबसे सरगर्मी जो है वो है कांग्रेस को लेकर के, बिल्कुल ठीक है ना। और वो सरगर्मी इसलिए है क्योंकि वहां पर जो पूर्व हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, उनके छोटे भाई राजेश शुक्ला, कथित रूप से 5 सालों तक उन्होंने बहुत मेहनत की है। और लोग बागों का या बिजावर की जनता का ये कहना है कि वही एक उपयुक्त उम्मीदवार है कांग्रेस से, जिनको जीतने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। इसके बावजूद भी हमारे राज्यसभा के सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी के बेटे नितिन चतुर्वेदी को वहां पर एक कवायद कराई जा रही है और इंडिकेशन दिया जा रहा है कि ये वहां से चुनाव कांग्रेस की ओर से लड़ सकते हैं। ऐसे में आप जो एक आम परिस्थिति है या एक क्यूरियोसिटी की बात है कि स्थितियां क्या बनेंगी, क्या नितिन चतुर्वेदी जीतेंगे या राजेश शुक्ला उसका भितरघात करेंगे या बिल्कुल बगावत करेंगे या भाजपा को फायदा होगा या सपा को फायदा होगा, उन सारे इन समीकरणों से होगा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक वोट बैंक बना के रखा है राजेश शुक्ला ने। क्या होता है इसमें शिवेंद्र की पार्टी का, जैसे मैंने पहले कहा और उससे संजय जी भी राजी थे, पार्टी का खुद का वोट बैंक होता है। आमतौर पर वो वोट बैंक यहां से वहां डिगता नहीं है, ठीक है ना। जो उम्मीदवार मेहनत करता है वो अपनी खुद की मेहनत करता है, ठीक है ना। अब वो एक विधानसभा क्षेत्र में कई उम्मीदवार मेहनत करते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपने बताया कहीं कहीं 16 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, तो निश्चित रूप से सबने मेहनत की होगी, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, तभी दावेदारी प्रस्तुत की है। उसी परिप्रेक्ष्य में राजेश शुक्ला ने भी उम्मीदवारी की है, लेकिन उनके साथ जो वोट बैंक है वो खुद का कुछ वोट बैंक है, कुछ कांग्रेस का वोट बैंक है। अब होता क्या है, जब कहीं पर भी हर जगह पर कहीं ना कहीं कैंडिडेट इम्प्लांट किया जाता है, हर जगह ऐसे ही होता है। आप बड़ा मलेरा क्षेत्र में देख लीजिए तो कई बार कैंडिडेट इम्प्लांट किए गए। हमारे यहाँ पर बीजेपी ने पिछले सांसद के चुनाव में कैंडिडेट को इम्प्लांट किया था और जीता भी था। रामकृष्ण कुसमारिया की अगर हम बात करें तो वो जीते भी थे, ठीक है। ऐसे कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे। क्या छतरपुर या खजुराहो संसदीय क्षेत्र में किसी और ने अपनी सांसदी के लिए या सांसद के टिकट के लिए बात नहीं रखी होगी? निश्चित रूप से रखी होगी। कुछ लोगों ने मेहनत भी की होगी, उस वक्त के विधायक या जो भी अध्यक्ष वगैरह रहे होंगे। बहुत घूम रहा है मेरा ये सीधा से कहने का मतलब कि जनता जब ये ऐसी पोजीशन बनती है तो उसमें अब इनकी तरफ क्यों नहीं होती? देखिए, उसमें दो चीजें होती हैं। आपका कहना है कि उसका फायदा सपा को क्यों नहीं मिलेगा, है ना। इसमें दो चीजें होती हैं। चलो हम ये मान लेते हैं कि नितिन चतुर्वेदी को एक टिकट मिलता है और राजेश शुक्ला को नहीं मिलता है, दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। होगा क्या कि नितिन चतुर्वेदी को कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो तो पक्का मिलेगा, वो कहीं नहीं टिक रहा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये क्या करते, प्रश्न इस बात पर खड़ा होगा कि राजेश शुक्ला क्या करते हैं, ठीक है ना। अगर राजेश शुक्ला खुद खड़े होते हैं, ठीक है, तो उनका जो खुद का व्यक्तिगत वोट बैंक है वो उन्हें मिल जाएगा। मतलब राजेश शुक्ला की पोजीशन पे ये सारी चीजें निर्भर तो उसमें ये क्या है, उनकी स्थिति क्या है। और कुछ ये हो सकता है कि राजेश शुक्ला को कांग्रेस का वोट मिल जाए, लेकिन ये भी होता है आमतौर पर कि राजेश शुक्ला का खुद का व्यक्तिगत वोट बैंक है, वो कट के नितिन चतुर्वेदी की में आ जाए। तो ये दोनों वोट बैंक हो सकती है। सुरेंद्र भाई, मैं इस विषय में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। बिजावर सीट पे ऐसे कैंडिडेट जो मेरा अपना आकलन है कि 6-7 हजार वोट कम से कम मिनिमम पाने वाले हैं, वैसे 4-5 उतरने वाले हैं। सपा से आप हैं, ठीक है, बसपा का भी अपना वोट बैंक है, भाजपा से जो आएगा वो उसका अपना वोट बैंक है। कांग्रेस से यदि बंटी चतुर्वेदी जी को टिकट मिलता है तो राजेश शुक्ला जी का चुनाव लड़ना तय है, ऐसा वहां के लोग चर्चा करते हैं। ऐसा यदि अपन मानते तो 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कम से कम 7-8 हजार वोट के मालिक है। मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी है कि मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं। अब ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति 20,000 का आंकड़ा छू लेगा वो विजय श्री को प्राप्त कर लेगा। राजेश जी को अब सिर्फ इतनी मेहनत करना है, यदि वहां से विजय श्री पाना है कि 20,000 का आंकड़ा कम से कम तो छूना पड़ेगा। पार्टी का अपना इनका कितना वोट बैंक है ये आपको पता होगा, क्योंकि आपने वहां मेहनत कर रहे हैं, आप जा रहे हैं।
आपका अपना कितना वोट बैंक होगा ये आपको महसूस होगा, उस हिसाब से आपको मेहनत करना है। लाभ किसको मिल पाएगा उस बात का। देखिए क्या होता है, यदि राजेश शुक्ला जी चुनाव निर्दलीय नहीं लड़े, फिर वो क्या करते हैं जी, उनको पार्टी का काम करते हैं या पार्टी को कौन हरा रहा है, कौन फाइट पे है, उसको धक्का देके आगे निकालना है जी। तो यदि सापा बासपा को उसको लाभ लेना है तो फिर वो उनको जिस कैंडिडेट को वो जीतना देखना नहीं चाहते उसकी फाइट पे खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल जहां सूत्रों से जो खबर मिल रही है और वहां बिजावर से भी कि राजेश शुक्ला बबलू भाजपा में भी आ सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या भाजपा राजेश शुक्ला पर दांव खेलेगी? नहीं, देखिए ये सिर्फ अफवाहें हैं। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो ये सिर्फ अफवाहें हैं जी। पार्टी का निर्णय हर कार्यकर्ता को सर्वोपरि होता है, लेकिन पार्टी इस पे विचार करेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। उसका कारण ये है, बबलू शुक्ला, उनके भाई जगदीश शुक्ला जी 3 चुनाव भाजपा से ही लड़के चुनाव हार चुके हैं। भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़के भाजपा से ही चुनाव हार चुके हैं। अभी तक राजेश शुक्ला जी ने कोई अपना ऐसा करिश्मा नहीं दिखाया जिससे अन्य दल उनकी ओर आकर्षित हो। एक दूसरा, भाजपा के पास यदि जिताऊ कैंडिडेट वहां नहीं होगा तब भाजपा विचार करेगी, या कांग्रेस या अन्य दल जो भी है उसके पास यदि वहां जिताऊ कैंडिडेट है तो किसी बाहर के कैंडिडेट को क्यों लेगी। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी इस विषय पर गंभीर है जी। नहीं, देखिए चुनाव के टाइम पे कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि ये नहीं देखा जाता कि किसने क्या योगदान दिया। अगर भीड़ भी आती है, छोटा सा कार्यकर्ता भी, तो उसको शामिल करके बड़ा एक हो हल्ला होता है कि भाई इतना महत्वपूर्ण आदमी जी। मैंने इसके पहले ये विषय मैंने जानबूझ के ये नहीं रखा कि किसका योगदान क्या रहा। ठीक है शिवेंद्र, अगर ऐसा भाजपा का आप जो बात कर रहे हैं आने का, एक यहाँ पर छतरपुर में बहुत तेज उम्मीदवार के तौर पर जो उभर के आ रहे हैं आलोक चतुर्वेदी बच्चन, तो उनका भी कहीं ना कहीं एक कभी कभी उठ के आ जाता है कि वो भी भाजपा के। लेकिन अभी एक हाल ही में खबर में उन्होंने स्पष्ट रूप से सामने खुलकर कहा था कि अभी जब लक्ष्मण सिंह का दौरा हुआ था, उन्होंने मीडिया से कहा था कि वो कांग्रेस, देखिए ऊंट किस करवट बैठ, लेकिन इसमें भाजपा एक भंवर राजा वहां से ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ से, तो फिर भाजपा का कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? वो भाजपा कांग्रेस में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी। वो उस पर ही आते हैं कि आखिर भाजपा कार्यकर्ता। लेकिन राजेश से ये पूछेंगे कि अभी जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रही है वो धरातल पर नहीं है। इसके अलावा आप कांग्रेस का भी नाम लेंगे कि भाई कांग्रेस ने भी कुछ खास नहीं किया, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि आप कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं, वहां पर बहुत पुरानी राजनीति है, तो फिर कांग्रेस आपने क्यों छोड़ी और सपा में आपको ऐसा क्या खास दिखा कि आप सपा के साथ बैनर तले रहकर ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जबकि जो इतनी लीडिंग पार्टी जो मध्य प्रदेश में अपना प्रभुत्व जमाया है उसमें रहकर आप काम नहीं कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस मैंने इसलिए छोड़ी, कांग्रेस की जो नीतियां हैं विशेषकर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने की या उपेक्षित करने की जी, वो नीतियां एक आध घराने तक सीमित रह गई हैं कि नीति निर्धारित एक घराना विशेष करेगा। या ये चीज सपा के साथ नहीं है? नहीं, ये सपा के साथ कैसे कहते हैं आप? सपा का आप एक उदाहरण बताइए। एक परिवार, अभी मैं आपको बता दूं कि इंडिया टुडे का जो विश्लेषण हुआ था उसमें स्पष्ट था कि सबसे बड़ा अगर कोई पारिवारिक घराना है राजनीतिक पद पर जो आसीन है वो समाजवादी पार्टी है। इसलिए इस मुद्दे पे तो आप ये बात नहीं, ये आपकी सोच है। नहीं, मेरी सोच नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये चीजें विश्लेषण पद आया परिवार के 6 तो सिर्फ सांसद ही है जी। एक परिवार सबसे बड़ा राजनीतिक मैं जिले छतरपुर की बात कर रहा हूँ। नहीं, जब बात आती है मैं वहाँ की दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप पारिवारिक घराने की बात आप ही ने उठाई, इसलिए मैंने ये जवाब दिया। अपने यहाँ छतरपुर में जो कांग्रेस को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया है वो एक घराना विशेष है छतरपुर का। अच्छा, जिन्होंने सभी लोगों जो सक्रिय कार्यकर्ता थे जिन्होंने कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया और कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया, एक वोट बैंक बढ़ाया और कांग्रेस के लिए दिन रात काम किया, ठीक है, उन्हें टोटल अनदेखा किया गया, उपेक्षित किया गया। इसलिए कांग्रेस उसी अंतरकलह में, उसका परिणाम ये हुआ कि खुद अंतरकलह में फंस गई। भाजपा अंतरकलह में फंसी हुई है। भाजपा का तो अंतरकलह स्पष्ट है कि आज एक आदमी सीएम के साथ जाता है, कल उसके लिए 250 रुपए का इनाम घोषित हो जाता है। आप आशा रानी सिंह को बिजाव से विधायक बनाते हैं, टिकट देते हैं,
अगले दिन उनके पति को झूठे प्रकरण में फंसाकर जेल में डाल देते हैं। अच्छा, अंतरकलह तो आज से नहीं है, बहुत पहले से, लेकिन अब ये अंतरकलह चरम सीमा पर है और इस अंतरकलह का हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब मैं अपने मित्र रिछारिया जी की बात कहूं, इन्होंने कहा कि 16 उम्मीदवारों ने अपना दावा प्रस्तुत किया है। रिछारिया जी को मैं बता दूं कि आपके सिटिंग एमएलए और बड़े बड़े उद्योगपति सपा की लाइन में खड़े हैं। रिछारिया जी, आपको बहुत बड़ा धमाका बहुत जल्दी सुनाई देगा कि सपा यहाँ पे कितनी मजबूत स्थिति में। अगर हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में ना होती, हमारे पास वोट ना होता, तो ये बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ से टिकट पाने की लाइन में ना होते। जी हाँ, उन कुछ बड़े लोगों के एकाध के नाम तो सामने आना चाहिए। जी नहीं, मुझे पार्टी की तरफ से ये काम नहीं सौंपा गया है। अगर ये सौंपा गया होता तो मैं आपको जरूर बताता। चलिए, तो यानी कि ये बड़े नाम आगे आके काफी धमाल करने वाले हैं। वो एंड टाइम पे ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, भले ही वो आपकी पार्टी से संबंधित ना हो, एंड टाइम पे पार्टी में आ जाएं। तो मैं उनके भरोसे सिटिंग एमएलए की बात कर रहा हूँ, जो अभी हाल में सिटिंग एमएलए आपकी पार्टी से, वो सपा में आके चुनाव लड़ेंगे जी। कांग्रेस के कई छत्र सपा में आके चुनाव लड़ेंगे। शिवेंद्र, एक चीज मैं थोड़ा पायक जी से पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप लग रहा था। नहीं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले मैं संजय जी से बात करूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी दावेदारी से ये बात कही है कि सिटिंग एमएलए समाजवादी पार्टी से अगला चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पहले तो मैं ये बात कहूं, राजेश जी ने बताया कि छतरपुर में 6 विधानसभा जिसमें 4 ये घोषित कर चुके जी, 4 में प्रत्याशी घोषित हो गए। तो पहले तो आपको ये बताना होगा कि उन 4 में से हमारे विधायक आके इनकी टिकट काट के वो लड़ेंगे या जो 2 से उनसे लड़ेंगे। हाँ, कि उनको कहाँ से लड़वाया जाएगा? अगर आप ये देखिए, उनको जहाँ आपने 4 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहाँ हमारे एमएलए हैं, क्या वो छोड़ के आगे आप लोगों की टिकट काट के चुनाव लड़ेंगे या जो 2 शेष बची जहाँ नहीं हुए हैं वहाँ से आने वाले? भाई, हमारे यहाँ पे आपकी पार्टी से ऐसे लोग भी आ सकते हैं जी, जो जिले के बाहर से कहीं से टिकट मांग सकते हैं। चलिए, कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस जो है वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें अगर भाजपा या कांग्रेस में जगह नहीं मिलती है, वो जाके सपा का दामन थामेंगे। इससे पूरी स्थिति ये तो स्पष्ट हो रही है कि समाजवादी पार्टी का अपनी तरफ से कोई ऐसा जनाधार सामने नहीं आ रहा है उन व्यक्तियों के तौर पर कि वो व्यक्ति अपनी तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और आप उन्हें अपना प्रत्याशी के तौर पर सामने खड़ा करेंगे। जहां तक आपने जानकारी दी कि सिटिंग एमएलए है वो शायद समाजवादी पार्टी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा लाइन में खड़े हैं, टिकट मांगने में खड़े हैं। तो आप टिकट मांगने की, तो इसलिए हमारी मजबूती साबित होती है कि हमारी पार्टी का वोट बैंक है जी जी, और हमारी पार्टी ने एक वोट बैंक, एक जमीन खड़ी होने के लिए एक जमीन बनाई है जिसपे कई पार्टियों के लोग, वरिष्ठ लोग आकर खड़े होना चाहते हैं और वो उनको एंट्री मिले ना मिले, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। आपकी ओर से अंतिम कमेंट कि पूरे जिले में वास्तविक स्थिति अगर देखी जाए तो मेरा ये कहना नहीं है कि समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है या ओवरऑल जो स्थितियां बन रही हैं उसमें क्या पोजीशन आप सामने देखते हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, भाजपा की बात हो या फिर अन्य दलों की। देखिए, मेन कॉम्पिटिटर तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दो ही, ठीक है। जहाँ तक सपा की बात रही तो सपा को वही सीटें मिली हैं जो बगावत के तौर पर कहीं से आई हैं। आज की स्थिति में बगावत की आप तो इनकी तो 4 सीटें वैसे ही ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है ना। और उन 4 में ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं है। एक जमाने में जैसे भैया राजा ने सीट ली थी या नाती राजा ने सीट ली थी, तो ये ऐसे लोग कि नाती राजा को उनके राजघराने का वो मिला, भैया राजा को बाहुबली होने का उनको वो प्रॉफिट मिला। तो इस तरीके से सपा की सीटें आई हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में ऐसी स्थिति है नहीं है और सपा में चूंकि ऑलरेडी टिकट डिक्लेयर्ड हो गए तो अब ये कहीं से देने की स्थिति में नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हम बाहर जाकर के देंगे, तो बाहर कहाँ, सागर से तो जैसे हमने बोला कि वहां आगे चले जाओगे तो संभावनाएं और क्षीण होती चली जाती है, जीतने की संभावनाएं क्षीण होती चली जाती है। तो मुख्य कंपटीशन है कांग्रेस में और भाजपा। मैं गोस्वामी जी को एक बात याद दिलवाना चाहता हूँ कि जब विजय बहादुर सिंह जी चुनाव लड़े थे सपा से, तो वो उनका कद क्या था। आपने राजघराने की बात कर दी, भैया राजा की बात कर दी, लेकिन विजय बहादुर सिंह जी की बात नहीं की।
वो उनका पर्सनल वोट बैंक की वही चर्चा आ रही है कि बाद में और वहां से जीते और उन्होंने अच्छे करीबी देखिए ना, करीबी देखिए को हराया। कितना क्षेत्र लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से। वो ठीक है, लेकिन बहुत मायने लेकिन आप एक रखती है। और जहाँ तक विजय बहादुर जी की बात है, वो सबसे सर्व में देते हैं कि वो जीते किस कारण से। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। यदि विजय बहादुर जी सापा के वोट से जीतते रहे हैं, तो विजय बहादुर जी ने जब वो सीट छोड़ दी, हाँ। तो सापा उसके बाद लड़ी, तो वो वोट बैंक कहाँ चला गया? वो सीट का परिसीमन में बंटवारा हो गया। नहीं, देखिए चंदला विधानसभा का एक भी गांव नहीं बदला। मैं इसी के साथ चंदला विधानसभा में एक भी आपका लास्ट कमेंट भी शामिल होना चाहिए। तो ये ओवरऑल जो बात हो रही है। लेकिन शिवेंद्र, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करनी थी, आपने बीच में जो है टोक के, मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। अगर बहुत जल्दी खत्म, मैं मतलब किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों पार्टियों, लेकिन आपने एक वो कही बात, उस पर मैं थोड़ा सा जवाब चाहता हूँ आपका, कि किसी एक पारिवारिक घराने ने सिर्फ अपने कारण पूरे के पूरे कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया। मैं खुल के बोलता हूं कि इनका इशारा सत्यव्रत चतुर्वेदी की ओर है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मुलायम सिंह, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, उनकी अपनी कार्यप्रणाली होगी सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं उसके हिसाब से मुलायम सिंह का आपने बताया, मुलायम सिंह जी के घर से कितने लोग जो है लिस्ट बनी हुई है, लेकिन पिछले चुनाव में कौन सा अध्यक्ष, कौन सा उपाध्यक्ष, कौन सा विधायक, कौन से सांसद का चुनाव उनके एक ऊपर से लेके नीचे तक किसने लड़ लिया? एक आदमी ने चुनाव नहीं लड़ा और आप कह रहे हैं कि उन्हीं ने अपना स्वार्थ देखा है। तो थोड़ा सा उसमें मुझे ये आपका अपना मत हो सकता है, वो दूसरी पार्टी के हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बात करी है। आखिरी कमेंट संजय रिछारिया का होगा कि अभी तक की जो कंडीशन बन रही हैं और बहुत सारे दावेदार पेश आ रहे हैं, लेकिन पार्टी किन प्रमुख चीजें हैं जो बहुत शॉर्ट में आप बताएं कि उसको देखकर आज के दौर में वो सामने प्रत्याशी खड़ा करेगी? देखिए, एक तो और 6 विधानसभा में आपकी पोजीशन किन विधानसभाओं पे ज्यादा मजबूत है? पहले तो बहुत जल्दी शॉर्ट प्रत्याशी की अपनी खुद की छवि जी, कार्यकर्ताओं की जो रायशुमारी हुई है, कार्यकर्ताओं की उसमें चाहत, और पार्टी की नीतियों पे चलने वाला व्यक्तित्व। जी, अब बात 6 विधानसभाओं में से नहीं, उसमें तो हम 6 सीटें जीत रहे हैं, 6 सीटों पे हम मजबूत है। थोड़ा सा और प्रत्याशी आने के बाद भी हम थोड़ा सा और उसमें थोड़ा बहुत किधर उधर हो सकता है प्रत्याशी आने पे, लेकिन आज की तारीख में देखिए सच्चाई है, लोगों के बीच में संगठन के रूप में, नीतियों के रूप में पूरे जिले में 6 सीटों पे हमारी पार्टी से ज्यादा घुसपैठ किसी पार्टी की नहीं, लोगों के बीच में चाहत हमारी पार्टी ज्यादा किसी की नहीं। तो इस तरीके से अगर हम इस आज के मुद्दे की बात करें तो ये चीजें सामने आई हैं। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है जिले में, और जो बात ज्यादा उभर कर आई थी विधानसभा क्षेत्र की, वहां से प्रत्याशी की क्या स्थिति होगी ये भाजपा बाद में डिसाइड करेगी। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वो इन दोनों प्रमुख दलों के बीच में से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस कोशिश में कितना सफल हो पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के सिटी हॉल में बस इतना ही।